कल्पना करो, एक ऐसा दुश्मन जो कभी सीमा पार नहीं करता, फिर भी पूरे देश की नींव हिला देता है। वो ना तो किसी युद्ध के मैदान में दिखाई देता है, ना ही किसी अखबार की सुर्खियों में उसका चेहरा होता है, लेकिन उसकी हर चाल, हर योजना सैकड़ों जिंदगियों की कीमत पर लिखी जाती है। ये कहानी है उस खामोश युद्ध की जो बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग, तकनीक और साजिशों से लड़ा जाता है। ये कहानी है 26 नवंबर 2008 की, जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक रात में जंग का मैदान बन गई थी। लेकिन हर हमला अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक लंबी तैयारी, एक ऐसी प्लानिंग जो महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलती है। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, जहां दुनिया भर के बिजनेसमैन, टूरिस्ट और आम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी घूम रहा था जो इस शहर को समझ नहीं रहा था, बल्कि इसे तोड़ने की तैयारी कर रहा था। वो दिखता था एक आम विदेशी बिजनेसमैन जैसा, अच्छे कपड़े, फ्लुएंट अंग्रेजी, बड़े होटलों में ठहरना और लोगों से घुलना मिलना। लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और थी। वो हर उस जगह जा रहा था जहां बाद में हमला होना था। ताज होटल के गलियारे, ओबरॉय के कमरे, रेलवे स्टेशन की भीड़, कैफे के कोने, वो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, कैमरे में, दिमाग में और नक्शों में। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो हर छोटी छोटी चीज नोट कर रहा था। कहां एंट्री आसान है, कहां सिक्योरिटी कमजोर है, किस समय भीड़ सबसे ज्यादा होती है और अगर हमला हो तो लोग किस दिशा में भागेंगे। वो बार बार भारत आया, हर बार कुछ नया डेटा लेकर वापस गया और धीरे धीरे एक शहर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। ये कोई साधारण आतंकी हमला नहीं था, ये एक मिलिट्री लेवल ऑपरेशन था जिसमें हर कदम सोच समझ कर रखा गया था। हमले के लिए चुने गए टारगेट्स भी खास थे। ताज होटल, जहां विदेशी मेहमान ठहरते हैं, ओबरॉय ट्राइडेंट, एक और लग्जरी लोकेशन, सीएसटी रेलवे स्टेशन जहां हर समय भीड़ रहती है, लियोपोल्ड कैफे जो टूरिस्ट्स का फेवरेट था, और नरीमन हाउस जो एक अलग तरह का टारगेट था। इन सभी जगहों को इसलिए चुना गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा डर फैले और पूरी दुनिया इस हमले को देखे। अब सवाल था, हमला कैसे होगा? जमीन से आना मुश्किल था क्योंकि सीमाएं कड़ी निगरानी में थी, इसलिए चुना गया समुद्र का रास्ता। एक नाव जो दूर कहीं से चली थी, धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में उसने एक भारतीय मछुआरे की नाव को रोका, उसे अपने कब्जे में लिया और फिर उसी रास्ते का इस्तेमाल करके मुंबई के करीब पहुंच गई। ये सब इतनी चुपचाप हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 26 नवंबर 2008, एक सामान्य शाम। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई दोस्तों के साथ बैठा था, कोई होटल में डिनर कर रहा था। और फिर अचानक एक आवाज गूंजी, गोलियों की आवाज। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर दो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं और कुछ ही मिनटों में पूरा प्लेटफॉर्म खून से भर गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसी समय शहर के अलग अलग हिस्सों में हमले शुरू हो चुके थे। लियोपोल्ड कैफे में गोलियां चलीं, ताज होटल में विस्फोट और आग लगी, ओबरॉय में लोगों को बंधक बनाया गया और नरीमन हाउस पर कब्जा कर लिया गया। ये सब एक साथ इसलिए किया गया था ताकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां समझ ही ना पाएं कि पहले कहां जाएं। शहर में अफरा तफरी मच गई, हर तरफ डर था, हर तरफ अनिश्चितता। लेकिन इस हमले की सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। हमलावर अकेले नहीं थे, वे लगातार फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्हें निर्देश दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि कहां जाना है, क्या करना है और किसे निशाना बनाना है। यह हमला दूर बैठकर कंट्रोल किया जा रहा था। ताज होटल के अंदर हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। आग फैल रही थी, लोग कमरों में छुपे हुए थे, कुछ बाथरूम में बंद थे, कुछ खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे मदद की उम्मीद में। फोन लगातार बज रहे थे, हमें बचाओ, यहां गोली चल रही है, हम फंसे हुए हैं। लेकिन बाहर की स्थिति भी उतनी ही गंभीर थी। शुरुआती घंटों में पुलिस को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हमलावर ट्रेनिंग प्राप्त थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे और वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। समय बीतता जा रहा था और हर मिनट के साथ नुकसान बढ़ता जा रहा था। फिर फैसला लिया गया, अब यह काम सिर्फ स्थानीय पुलिस के बस का नहीं है। दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो लाए गए। रात के अंधेरे में विशेष विमान से कमांडो मुंबई पहुंचे
उनके पास एक ही मिशन था, आतंकियों को खत्म करना और जितनी हो सके उतनी जान बचाना। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो चुका था। कमांडोज ने होटल के अंदर एंट्री की। हर कदम सोच समझ कर रखा गया। हर दरवाजा खोलने से पहले खतरा था। हर कमरे में दुश्मन छुपा हो सकता है। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असली जंग थी, जहां हर सेकंड मौत सामने खड़ी थी। कमांडोज ने एक एक फ्लोर को क्लियर करना शुरू किया, सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए, कमरों को चेक करते हुए और हर बार अपनी जान जोखिम में डालते हुए। इस बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। मुंबई की सड़कों पर एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल कस्साब। वो इस पूरे हमले की एक जीवित कड़ी था, एक ऐसा सबूत जो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता था। उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। उसने कबूल किया कि वो अकेला नहीं था, उसे ट्रेनिंग दी गई थी, उसे भेजा गया था और यह हमला एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। यहां से कहानी और भी गहरी हो जाती है। अजमल कस्साब की गिरफ्तारी के बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी साजिश बन चुका था जिसके तार देश की सीमाओं से बहुत दूर तक जुड़े हुए थे। पूछताछ के दौरान कस्साब ने धीरे धीरे हर वो बात बतानी शुरू की जो अब तक सिर्फ अंदाजा थी। उसने बताया कि कैसे उसे ट्रेनिंग दी गई, कैसे उसे हथियार चलाना सिखाया गया और कैसे उसे यह समझाया गया कि यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। भारतीय एजेंसियों ने उन फोन कॉल्स को ट्रेस करना शुरू किया जो हमले के दौरान की गई थीं। हर कॉल, हर बातचीत एक नई जानकारी दे रही थी और जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग सामने आई, एक सच्चाई साफ होती गई। यह हमला अकेले 10 लोगों का नहीं था। यह हमला कहीं और से दूर बैठकर कंट्रोल किया जा रहा था। फोन पर आने वाली आवाजें हमलावरों को निर्देश दे रही थीं। आग लगाओ, बंधकों को मारो, मीडिया का ध्यान खींचो। ये सब कुछ लाइव चल रहा था, जैसे कोई वीडियो गेम हो और खिलाड़ी दूर बैठकर हर मूव कंट्रोल कर रहा हो। अब जांच और तेज कर दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जीपीएस डिवाइस, सैटेलाइट फोन और अन्य सबूतों का विश्लेषण किया। हर डेटा का एक ही दिशा में इशारा था। यह हमला बहुत पहले से प्लान किया गया था और इसमें कई स्तरों पर लोग शामिल थे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इस हमले में विदेशी नागरिक भी मारे गए थे। अब यह सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं था, बल्कि एक वैश्विक चिंता बन चुका था। फिर आया एक और बड़ा मोड़। 2009 में अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वो पाकिस्तान जाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। उसका नाम था डेविड हेडली। ये वही आदमी था जिसने मुंबई में आकर हर उस जगह की रेकी की थी जहां बाद में हमला हुआ। पूछताछ में हेडली ने जो बताया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने कबूल किया कि वो कई बार भारत आया था। उसने ताज होटल में रहकर उसकी संरचना को समझा। उसने वीडियो बनाए, उसने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स नोट किए और ये सारी जानकारी अपने हैंडलर्स तक पहुंचाई। ये साफ हो गया कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि एक लंबी और सुनियोजित प्रक्रिया का परिणाम था। धीरे धीरे पूरी साजिश की परतें खुलने लगीं, नाम सामने आने लगे, नेटवर्क सामने आने लगा और यह साबित हो गया कि यह सिर्फ आतंकवाद नहीं था, बल्कि एक संगठित योजनाबद्ध ऑपरेशन था। अब सवाल था न्याय का। अजमल कस्साब पर भारत में मुकदमा चलाया गया। कोर्ट में उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए गए, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और उसका खुद का कबूलनामा। लंबी सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। 2012 में उसे फांसी दी गई। यह सिर्फ एक सजा नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन इस कहानी का अंत यहां नहीं होता। हमले के बाद एक नई सच्चाई सामने आई। आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं था। अब इसमें पैसा भी शामिल था, तकनीक भी और एक पूरी रणनीति भी। देश को कमजोर करने के लिए अब एक नई चाल चली गई, नकली नोटों का जाल। उच्च गुणवत्ता के नकली भारतीय नोट, जिन्हें पहचानना लगभग असंभव था, उन्हें अलग अलग रास्तों से भारत में भेजा जा रहा था। नेपाल, बांग्लादेश और अन्य मार्गों के जरिए यह पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में घुसाया जा रहा था। लेकिन यह सिर्फ नकली पैसा नहीं था, यह एक हथियार था। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकियों को फंड करने के लिए किया जाता था, हथियार खरीदने के लिए और नए नेटवर्क खड़े करने के लिए। यानी देश के खिलाफ लड़ाई उसी देश के पैसों से लड़ी जा रही थी।
समय के साथ ये खतरा और बदलता गया। अब हथियार जमीन या समुद्र से नहीं बल्कि आसमान से आने लगे। ड्रोन, छोटे, हल्के और खतरनाक, इनका इस्तेमाल किया जाने लगा हथियार गिराने के लिए, ड्रग सप्लाई करने के लिए और नकली नोट भेजने के लिए। ये ड्रोन रात के अंधेरे में आते, सीमा पार करते और बिना किसी आवाज के अपना काम करके वापस चले जाते। इन्हें पकड़ना मुश्किल था और रोकना उससे भी ज्यादा। अब ये युद्ध पूरी तरह बदल चुका था। अब ये सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये डिजिटल भी हो चुका था। इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाने लगा लोगों को कट्टर बनाने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए और नए हमलावर तैयार करने के लिए। अब एक नया खतरा सामने आया, लोन वुल्फ अटैकर्स। ऐसे लोग जो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा नहीं दिखते लेकिन अंदर ही अंदर प्रभावित होते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। इन्हें पहचानना लगभग असंभव होता है। ये एक हाइब्रिड वॉर है जिसमें साइबर अटैक, फेक न्यूज, आर्थिक दबाव और आतंकवाद सब एक साथ काम करते हैं। लेकिन भारत ने भी हार नहीं मानी। हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, नई एजेंसियां बनाई गईं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया और हर स्तर पर सुधार किए गए। सीमा सुरक्षा को मजबूत किया गया, ड्रोन को रोकने के लिए नए सिस्टम लगाए गए और इंटेलिजेंस नेटवर्क को और तेज किया गया। आज हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है, बस उसका तरीका बदल गया है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि आतंकवाद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, ये एक सोच होती है, एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम होता है और इसे हराने के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जागरूकता भी जरूरी है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सतर्क रहे, सही जानकारी पर विश्वास करे और देश के खिलाफ किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज न करे, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ सेना नहीं लड़ रही, ये युद्ध हम सब का है। और जब एक देश जागरूक होता है, एकजुट होता है, तो कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितना भी छुपा हुआ क्यों ना हो, ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। ये थी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती भी है, सिखाती भी है और याद दिलाती है कि आज की दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध वही है जो दिखाई नहीं देता।